हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 106। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 105 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। किट्टू ने गुस्से में कहा कि जब वो लड़का तुम्हें रात भर प्रोटेक्ट कर रहा था तो क्या सोचकर तुमने उसका कॉलर पकड़ा, उसके ऊपर तुमने गुस्सा किया बिना वजह के। एक तो वो लड़का रात भर तुम्हारे लिए जंगलों में भटकता रहा, तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा। अगर वो तुम्हें छोड़कर आ जाता ना तो शेर तुम्हें खा जाते और तब तुम्हें पता चलता कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। रात भर उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करके तुम्हारी जान बचाया है, तुम्हारी इज्जत को बचाया है, मगर फिर भी तुम उसके एहसानों को नहीं मान रही हो। तो चलिए देखते हैं अब आके। तो अंशिका ने भी हल्के गुस्से में कहा कि देखो माँ, उसने पापा को धक्का दिया था, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। किट्टू भी गुस्से में बोलती है कि तो तुम्हारे पापा ने क्या सोचकर उस पर हाथ उठा दिया था, क्यों मारा था तुम्हारे पापा ने उसे? तुम्हारे पापा का हाथ इतनी जल्दी उठता क्यों है? क्यों किसी को बिना सोचे मारने लगते हैं? एक तो बाप बेटी गलती करते हो और ऊपर से सफाई भी देते हो। आने दो रुद्र को, उनकी भी मैं खबर लेती हूँ अभी। तो अंशिका भी अब बेपरवाह होकर बोलती है कि हाँ, तो आने दो ना पापा को, मैं और पापा आपकी खबर ले लेंगे। और हाँ, अपना अरमान के लिए मुझसे लड़ रही हो, आपको शर्म नहीं आती? तो किट्टू ने भी अपने दांत पीसते हुए कहा कि अंशिका, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ, समझी तुम? वो लड़का नहीं होता ना तो शायद तुम भी यहाँ पर नहीं होती, जंगलों में भटक रही होती। और उसे थैंक यू बोलने की बजाय तुम उससे लड़ने लगी थी, तुम उसका कॉलर पकड़ रही थी। तो किट्टू ने भी अवनी की ओर देखकर कहा कि बड़ी माँ, आप ही समझो ना प्लीज। अवनी ने भी कहा कि सही तो कह रही है तुम्हारी माँ, क्या गलत कह रही है? एक तो उस लड़के ने तुम्हारी इज्जत बचाई है, अरमान नहीं होता तो शायद तुम जानती भी नहीं हो क्या होता, हम तीनों जीते जी ही मर जाते। एक ही तो है हमारी प्यारी सी प्रिंसेस, और तू भी ना बिल्कुल उल्टे सीधे काम करती है। तो अंशिका ने अभी उम्मीद भरी नजरों से दिशा को देखा। तो दिशा ने कहा कि अच्छा दी, अब इन चीजों पर प्लीज आप दोनों ही मिट्टी डालो। तुम एक काम करो, अरमान का कोट मैंने अच्छे से धुल दिया है, सारे दागों को अच्छे से साफ कर दिया है। तुम कोट वापस करने के बहाने उसकी ऑफिस चली जाओ और फिर उसे वहां पर सॉरी बोल देना, उसे मना लेना और अपनी गलती की सॉरी मांग लेना। ये सुनते ही अंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो अंशिका ने भी एटीट्यूड के साथ कहा कि और किस खुशी में मैं सॉरी बोल दूंगी उसे? मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ उसे, और मैं क्यों सॉरी बोलूंगी उसे? उसे खुद बोलना चाहिए, उसने पापा को धक्का दिया था। और फिर ये सुनते ही किट्टू ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर गुस्से से उसे घूरने लगी। और फिर दिशा को देखकर बोलती है, इसके सामने कुछ भी कहने का मतलब है भैंस के आगे बीन बचाना। तो दिशा, अब तुम रहने ही दो, उसे कुछ भी समझाने को अपने बाप पर ही गई है, कुछ भी हो जाए अकड़ कम नहीं होनी चाहिए इसकी। तो किट्टू ने भी अब फिर से अंशिका को देखकर गुस्से में कहा कि दिशा जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, समझे तुम? तुम्हें ठीक वैसे ही करना पड़ेगा जो दिशा कह रही है। 1 घंटा है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो और फिर उसके बाद कोट लेकर सीधा अरमान के ऑफिस में चली जाओ और उससे वहां पर सॉरी बोलना, समझे तुम? उसे कोट वापस करो और अच्छे से सॉरी बोलो। और फिर इस बार तुमने अगर कोई भी गड़बड़ की ना तो मैं सच कहती हूँ अंशिका, मैं तेरे हाथ पैर छोड़ दूंगी नहीं, तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। तो किट्टू ने भी फिर से अवनी की तरफ देखकर कहा कि समझा लेना अपनी लाडली को, मुझे इसकी एक बात नहीं सुननी है, वरना सच कहती हूँ ये बाप बेटी किसी दिन मेरे हाथों से मर जाएंगे, इतना मारूंगी इसे, हाथ पैर तोड़ दूंगी इसके। इतना कहकर किट्टू गुस्से में अब कमरे से बाहर चली गई। तो वहीं अवनी अंशिका के पास आकर बैठी और फिर बहुत ही प्यार से बोली कि अंशिका, तुम्हारी माँ ना बिल्कुल ठीक कह रही है, उस लड़के ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वो चाहता तो तुम्हें उन बाउंसर्स के हवाले भी कर सकता था, या वो खुद भी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ना। वो चाहता तो तुम्हें जंगलों में छोड़कर भी आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। तुम्हें तो उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुम्हें ही क्यों, हम सबको उसे थैंक यू बोलना चाहिए, उसने मेरी प्रिंसेस की जान बचाई है। लेकिन नहीं, घर के बाहर ही रुद्र भैया ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से उसे मारने के लिए हाथ भी उठा दिया और फिर अच्छे से उसकी बेइज्जती भी कर दी। और तुमने भी अपने पापा का पूरा साथ दिया। अब जो तुम्हारी माँ कह रही है ना वो करो, बिल्कुल ठीक कह रही है किट्टू। तो दिशा ने भी अंशिका को देखकर अपनी पलकें झपका दी, जैसे वो भी यही कहना चाहती हो कि अवनी दीदी जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर दोनों ही उस कमरे से बाहर चली गई। तो वहीं अवनी की बात सुनकर अंशिका भी अब सोचने पर मजबूर हो गई थी। उसके दिमाग में भी अब उसकी बातें घूम रही थी कि वो अरमान से माफ़ी मांगे या फिर नहीं। तो अंशिका ने भी अपनी आंखें बंद की तो उसे भी अब अरमान के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगे थे। उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी जो जंगलों में हुई थी। वो सब कुछ याद करके अंशिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं अरमान जब घर आया तो पूरे गुस्से में था। बेशक नील ने उसका गुस्सा शांत करने के
लिए बहुत कोशिश की थी, उससे माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी उसका दिमाग अभी बहुत ज़्यादा गर्म था। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अरमान सचदेवा हाउस में गया तो उसने गार्डन में अभी रूही और रूहान को बात करते हुए देखा। तो अरमान अभी रूही के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म था। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, इसीलिए वो भी बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर गुस्से से जाने लगता है। और फिर तभी रूहान ने उसे महसूस किया। रूहान ने कहा कि अरमान तुम आ गए क्या? तो अरमान ने अभी एक भी जवाब नहीं दिया रूहान की बातों का। तो रूहान ने भी फिर से तेज आवाज़ में कहा कि अरमान तुम आ गए क्या? तो अरमान ने कहा कि हाँ आ गया है तुम्हारा भाई। ज़्यादा टेंशन मत पाला करो, इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो तुम मेरे बारे में? और वैसे भी एक बात बता, तूने तो कहा था ना कि टाइगर खत्म हो गए हैं, तो फिर ये टाइगर कहाँ से आ गए? तो रूहान भी अब अपनी बात को सही करते हुए बोला कि हाँ कहा तो था एक आधा रह गया होगा। तो अरमान ने कहा अच्छा एक आधा नहीं, पूरी की पूरी फौज देख कर आ रहा हूँ जो एक से बढ़कर एक टाइगर है, और हाँ खाने को भी दौड़ते हैं। और सबसे बड़ी आफत तो वो बेपेंदे की लुटिया जो सबसे ज़्यादा सिर खाती है मेरा। तो अरमान की बात सुनकर तो अब रूहान को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी। तो रूहान ने कहा कि अच्छा क्या हुआ, अंशिका से मिलकर आ रहा है क्या? तो अरमान ने भी कहा कि मिलकर नहीं आ रहा हूँ, उसके साथ रात भी बिता कर आ रहा हूँ। इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है उसके कि उसका सिर फोड़ दूँ। और ये सुनते ही रूही की आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी। तो वहीं रूहान भी अब अरमान की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अरमान कहना क्या चाहता है। अरमान ने जब दोनों को देखा, अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा कि अरे मेरे कहने का मतलब है मैं और अंशिका रात भर एक जंगल में फंस गए थे, और इससे ज़्यादा मेरे कहने का कोई मतलब नहीं था। तुम दोनों अपना मुंह और अपनी आंखें शांत कर लो। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे, इसीलिए मैं उसे लेकर जंगल में भाग गया था। और फिर जब मैं उसे प्रताप हाउस छोड़ने गया तो तू जानता है कि वहाँ पर क्या हुआ। उसके बाप की आदत तो है ही, तू तो जानता ही है उन्हें। फिर से मुझ पर दहाड़ने लगे, मुझे मारने के लिए हाथ उठा दिया, पता नहीं कैसे बाप है वो। तो रूहान ने भी हंसते हुए कहा कि यार ज़्यादा गुस्सा मत हुआ कर तू। मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह जी बहुत ही ज़्यादा फेमस बिजनेस टाइकून है। सब जानते हैं कि उन्होंने अपने पापा का गिरा हुआ बिजनेस कितने कम टाइम में उठा दिया, और कितने अच्छे बिजनेस टाइकून है वो। उनके आगे ऐसे तू इतना ज़्यादा गुस्सा मत दिखाया कर। तो अरमान ने फिर से गुस्से में कहा कि अरे होंगे अपने घर के बिजनेस टाइकून, बात करने की तो तमीज़ नहीं है उनके अंदर। जब देखो बस हाथ उठा लेते हैं किसी पर भी, कभी यह नहीं सोचते हैं कि अगर मैंने हाथ उठा लिया तो उनकी इज्जत का क्या होगा उनके साथ। तो रूहान ने भी अभी बहुत ही प्यार से कहा कि यार लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मेरा भाई कभी भी मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह पर हाथ नहीं उठाएगा। मुझे पता है कि वो उनकी बहुत इज्जत करता है। तो रूहान की इतनी ज़्यादा समझदारी वाली बातें सुनकर अरमान के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो अरमान ने भी फिर से रूहान की तरफ देखते हुए कहा कि वैसे उसके बड़े पापा काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मुझे बहुत पसंद आए, माफ़ी मांग रहे थे मुझसे। तो रूहान ने कहा कि अच्छा नीलकंठ प्रताप सिंह की बात कर रहा है तू? तो अरमान बोलता है कि हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। पूरे प्रताप फैमिली में मुझे बस वही समझदार लगते हैं, और उन्हीं का नेचर मुझे थोड़ा सही लगता है, बाकी तो सारे खाने को दौड़ते हैं मुझे। और सबसे ज़्यादा तो वो आफत झांसी की रानी, उसके बाप को जरा सा भी कुछ कह दो ना तो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे आज के आज ही किसी का खून कर देगी। तो रूहान ने अभी हंसकर कहा कि अच्छा ठीक है चलो साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं, थक गया होगा तू भी। तो अरमान और रूहान और रूही तीनों ही अब घर के अंदर आ गए थे। तो वहीं रूही ने जब अरमान और रूहान की बॉन्डिंग देखी तो उसे भी अपनी बहन नियति की और ज़्यादा याद आने लगी थी। उसे भी नियति की बहुत याद आ रही थी। बेशक दोनों बहनें अनाथ आश्रम में रह रही थी, लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, हमेशा एक दूसरे की केयर करती थी, इतना के लिए एक दूसरे की जान देने के लिए भी तैयार हो जाती थी। दोनों बहनें अब एक दूसरे से अलग हो चुकी थी, इसीलिए दोनों को बहुत याद करती थी। दिल्ली सेंट्रल जेल में वानर सेना जेलर के कैबिन में अभी खड़ी हुई थी। तो रुद्र ने अपनी अप्रोच लगाकर जेलर को शोभित से मिलने के लिए मना लिया था। हालांकि अब तक उन्होंने कोई वकील भी हायर नहीं किया था, बस अपनी थोड़ी सी सोर्स लगाकर उसे तैयार कर लिया था। पहले वो शोभित की बात सुनना चाहते थे, उसके बाद ही किसी लॉयर को हायर करते, क्योंकि उसे शोभित के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए फिलहाल उन्होंने जेलर को ही शोभित से मिलने के लिए मना लिया था। तो वानर सेना अब शोभित से मिलने के लिए तैयार थी। वानर सेना कब से शोभित का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक शोभित उनसे मिलने के लिए नहीं आया था कि तभी जेलर ने उन्हें देखते हुए कहा कि मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह जी आ जाएगा, अभी तो बस 10 मिनट ही हुए हैं, आप लोग शांति से बैठ जाइए, इतना परेशान क्यों है? लेकिन आप सारे भाई तो कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो नील भी अब इधर उधर चक्कर लगा रहा था, तो उसने भी जेलर को देखते हुए
कहा कि आप नहीं समझेंगे सर, ये 10 मिनट हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी हैं। हमें बहुत कुछ जानना है शोभित से। हमें इन आँखों से बस एक बार शोभित को देखना है और कुछ नहीं। ये आँखें तरस गई हैं शोभित को देखने लग के लिए। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी और बेचैनी हो रही है उसे देखने के लिए। तो जेलर ने पूछा कि वैसे शोभित आपका लगता क्या है? तो नील ने मुस्कुराकर कहा कि लगता तो कुछ भी नहीं है वो हमारा। तो जेलर ने भी हंसकर कहा कि जो आपका कुछ भी नहीं लगता है, आप उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतना ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आप सब। तो रुद्राक्ष ने भी कहा कि क्या करें जेलर साहब, हम प्रताप ब्रदर्स ऐसे ही हैं। हमसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता है, हम किसी को दुख में देख ही नहीं सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि हम शोभित का दुख खत्म करने के लिए आए हैं और हाँ, हम उसे खत्म करके दम लेंगे। तो वो कुछ मिनट अब वानर सेना से बीत ही नहीं रहे थे और फिर तभी उस कमरे से एक कैदी के कपड़े पहने हुए एक आदमी दाखिल होता है। तो उस आदमी के चेहरे पर अभी सफ़ेद सफ़ेद सी दाढ़ी आ चुकी थी, हल्के हल्के से बाल भी सफ़ेद हो गए थे। चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी उदासी थी, आंखों में नमी थी। वो कोई और नहीं था, शोभित था। तो शोभित ने अभी नील को जब देखा तो उसे बस देखता ही रह गया। तो वही नील और रुद्राक्ष की आंखें भी शोभित को देखकर भर आई थी। उसे भी देखकर वो हैरानी से देखता ही रह गया। तो रुद्राक्ष की आंखों में वो पल अभी घूमने लगा जब शोभित पहली बार उसके ऑफिस के आया था उसे ब्लैकमेल करने के लिए। और कितनी ज़्यादा अकड़ थी उसके अंदर, इस लड़के के अंदर इतना ज़्यादा घमंड था, इसके चेहरे पर कितना ज़्यादा एटीट्यूड था, इसकी पर्सनैलिटी में। और आज शोभित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शोभित के सामने नहीं, वो एक आम इंसान के सामने खड़ा है। वो कहीं से भी शोभित नहीं लग रहा था। शोभित तो इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा गुड लुकिंग और इतना ज़्यादा फेमस इंसान था। चेहरा भी पूरी तरह से झटक गया था शोभित का, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। शोभित की बॉडी जिसे देखकर हर लड़की इंप्रेस हो जाती थी, वो कहीं गायब ही हो गई होती। शोभित तो बस दुबली लकड़ी की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शोभित उम्र से भी ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो नील की पर्सनैलिटी भी अब शोभित से कहीं ज़्यादा एंग लग रही थी। नील भी अब शोभित से कहीं ज़्यादा जवान लग रहा था। चारों भाइयों ने जब शोभित को देखा तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। तो शुभ को भी आज शोभित की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। तो वही शोभित जब नील को देख रहा था तो बस उसे देख ही जा रहा था। कहीं ना कहीं शोभित ने अभी नील में अपना बड़ा भाई ढूंढा था और फिर आज उसका बड़ा भाई इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। नील की तो अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो जाकर शोभित के करीब जाए और उसे अपने गले लगाए, उसे हक से गले लगा ले। तो उसे भी अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शोभित की हालत उसी की वजह से शायद ऐसी हो। अगर वो टाइम से शिखा की लेटर देख लेता तो शायद आज शिखा और शोभित दोनों को ही 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। आज शोभित भी उन्हीं की तरह कहीं आम अच्छी सी जिंदगी जी रहा होता। तो नील ने भी जैसे तैसे अपने कदम शोभित की तरफ आगे बढ़ाए। तो शोभित की आंखों में एकदम से पानी आ गया नील को देखकर और फिर नील ने अगले ही पल शोभित को अपने गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। तो शोभित ने भी अपनी बाहें नील के ऊपर कस दी थी। तो नील ने भी हल्के से गुस्से में कहा कि बस बड़ा भाई बोलता था तो मानता कभी भी नहीं था मुझे बड़ा भाई। शोभित की आंखों में ठहरे हुए आंसू एकदम से बाहर बह गए। तो शोभित ने कहा कि नील भैया इतनी देर से क्यों आया? मैं तो कब से आपका इंतजार करता था और इंतजार करते करते मैं थक गया। तो रुद्राक्ष भी तब तक दोनों के पास में आ गया था। तो रुद्राक्ष ने भी अब शोभित के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तू यहाँ पर है? एक बार बताता तो सही हमें, हम तुझे यहाँ पर रहने ही नहीं देते कभी, लेकिन तूने तो हमें कुछ भी बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। तो शोभित भी अब नील से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर रुद्र के गले आकर लग गया। तो रुद्र ने भी शोभित को ऐसे गले लगाया हुआ था जैसे वो अपने छोटे भाई शुभ को अपने गले लगा रहा हो। तो वहीं शुभ भी ये देखकर अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। शुभ भी पलट गया। तो निहाल ने भी अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि तू आज भी ऐसे ही सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता है यार, पलट जाता है, तू ऐसा क्यों करता है? तो शुभ ने अभी निहाल को देखकर कहा कि जीजू आपको नहीं लगता है कि आपकी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है? मतलब मेरी बहन के सामने तो आपसे कुछ भी नहीं बोला जाता है और यहाँ पर आकर देखो आप कैसे मुझे बड़े बड़े भाषण देते हो, आप ना अपनी सारी भड़ास मेरे ऊपर ही निकाल देते हो। निहाल ने भी अपनी हथेली शुभ के माथे पर मारकर कहा कि साले तुझसे बात करना ही बेकार है, तू तो बस हर चीज़ का उल्टा मतलब ही लेता है, तुझसे बात करो तो मतलब तू ही चिपट जाता है। जा जाकर रो ले, वो अलमारी के पास जाकर वहाँ पर जगह खाली है, डूब कर मर जा साले, मैं नहीं समझाना वाला तुझे, भाग यहाँ से। आया बड़ा खुद को जुबान कंट्रोल नहीं होती है और मुझे सलाह दे रहा है। थोड़ी देर के बाद अब चारों ही जेलर के कैबिन में आकर बैठे थे। तो शोभित से अब बातें करने लगे थे। तो वहीं शोभित तो अभी भी नील के कंधे पर अपना सिर रखकर बैठा
हुआ था आज उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। उसे आज नील के पास बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने भाई के पास बैठा हो, उसका बड़ा भाई उसे लेने के लिए आया हो। तो शोभित भी बिल्कुल बच्चों की तरह नील के पास आकर बैठा था और फिर नील ने भी शोभित पर अपनी बाहें लपेटी हुई थी। तो नील ने कहा कि फिक्र मत कर, हम आ गए हैं ना, अब ज़्यादा दिन तुझे यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तू बस मुझे सच सच बता, तू बस ये बता कि तेरे साथ हुआ क्या था। तो शोभित ने कहा कि आप मेरी शिखा से मिले थे क्या। तो नील ने कहा कि हाँ, हम चारों शिखा से मिलकर ही आए हैं। तुम्हारे बिना रो रो कर बेचारी का बुरा हाल हो गया है। तुम्हारी फोटो लेकर बस बैठी रहती है और बस इसी उम्मीद में कि तुम एक ना एक दिन वापस जरूर आओगे। तुम्हें याद करके हर रात दिन रोती है। तो शोभित ने कहा कि मेरे बच्चे कैसे हैं। तो रुद्र ने भी हल्के से गुस्से में कहा कि तुम्हारा अरमान अपने सारे अरमान निकालता फिरता है और क्या, बिल्कुल तुम पर क्या है, इतना ज्यादा बदतमीज कैसे हो गया यार, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसे। तो शोभित ने भी रुद्र की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तो शोभित ने कहा कि अच्छा, मेरे बेटे को गुस्सा आता है क्या, और आपको आपको नहीं आता क्या गुस्सा, आपको भी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना। और फिर ये सुनते ही रुद्र भी अपनी नजरें चुराने लगता है, क्योंकि शोभित ने बात तो बिल्कुल 100% सही कही थी, क्योंकि अरमान जितना गुस्सा भी रुद्र को आता था। अचानक ही अब नील ने कहा कि शोभित, रोहान तुम्हारा बेटा है क्या। तो शोभित ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सारे भाई शोभित को हैरानी से देखने लगे। तो नील के दिल की धड़कनें अब एकदम से बढ़ गई थी। तो वही रुद्र तो बस अब यही सुनना चाहता था कि रोहान उसका बेटा है, इसीलिए सब हैरानी से अब शोभित को देखने लगे थे, उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि शोभित कब बोलेगा। तो रुद्र ने अचानक से कहा कि शोभित, फिर रोहान किसका बेटा है। तो शोभित ने कहा कि ये मुझे नहीं पता कि रोहान किसका बेटा है, मैंने और शिखा ने बस उसे पाला पोसा है और वो हमारा बेटा नहीं है। तो रुद्र ने भी दूसरा सवाल किया कि लेकिन शिखा ने तो कहा था कि रोहान उसका अपना बेटा है। तो शोभित ने कहा कि हाँ, क्योंकि शिखा को मैंने झूठ बोला था कि उसे एक नहीं दो जुड़वा बेटे हुए हैं, और तभी से शिखा को लगता है कि वो दोनों बेटे शिखा के ही हैं, और मैं नहीं चाहता था कि वो अपने अरमान को ज़्यादा प्यार करे और गोद लिए हुए बेटे को कम प्यार करे, इसीलिए मैंने उसे झूठ बोला कि उसके दो बेटे हैं। तो रुद्र को जो उम्मीद थी कि रोहान उसका बेटा है, वो उम्मीद अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो रुद्र ने कहा कि शोभित, ठीक से बताओ ना कि आखिर रोहान तुम्हें कहाँ पर मिला था, रोहान किसका बेटा है। तो शोभित ने कहा कि मुझे ये नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि रोहान को पापा लेकर आए थे और तब से हमने उसे अपने साथ रखा हुआ है। फ्लैशबैक 25 साल पहले प्रताप ब्रदर्स ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया था, रुद्र का बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है, और ये सोच सोच कर पूरा प्रताप ब्रदर का दिमाग खराब हो गया था, पूरी प्रताप फैमिली टूट चुकी थी। रुद्र ने जैसे तैसे अपने भाइयों को संभाला और फिर उन्हें घर भेज दिया। तो दादी का तो अब रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दादी जब घर आई और फिर उन्होंने भी अवनी और तेशा को ये बात बताई तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। पूरी प्रताप फैमिली अब एकदम टूट के बिखर चुकी थी। नील ने उस वक्त भी जैसे तैसे अपने परिवार को संभाल लिया था, लेकिन नील को भी कहीं ना कहीं रुद्र की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो जानता था कि परिवार को संभालना आसान है, लेकिन रुद्र को संभालना बहुत मुश्किल है। वहीं रुद्र किट्टू के चेहरे को निहार रहा था, तो किट्टू अब तक होश में नहीं आई थी। और किट्टू जो अभी भी बेहोश थी और रुद्र चुपचाप शांति से किट्टू को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद किट्टू को होश आया, तो किट्टू ने भी रुद्र को देखा और फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि कोई ना कोई अनहोनी तो ज़रूर हो गई है। तभी रुद्र इतना ज़्यादा उदास है, किट्टू कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने कहा कि तुम साथ में हो ना, तो सब कुछ झेल लेंगे हम, तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। तो किट्टू की आंखों से एक आंसू बह गया था। किट्टू ने धीरे से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। रुद्र तो अभी बोलने की हालत में ही में नहीं था, उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू अब गिरने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही पोंछ लिया। उसने बस किट्टू की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर हाथ लगाया और फिर नाम में अपनी गर्दन हिला दी, फिर किट्टू को अपने गले लगा लिया। तो किट्टू भी अब ये बात सुनकर रोने लगती है। तो रुद्र ने भी किट्टू को जैसे तैसे संभाल लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ शोभित भी शिखा के पास में ही बैठा हुआ था। शिखा को भी अब तक होश नहीं आया था। तो शोभित को जहां एक तरफ बहुत बड़ी खुशी मिल गई थी कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है, उसके पास है, तो वहीं रुद्र का अभी गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो शोभित के दिमाग से भी अब ये बात निकल ही नहीं रही थी कि रुद्र का बेटा मरा हुआ पैदा है। उसे भी इस बात पर यकीन करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए थी। तभी
अजीत सचादेवा उस कमरे में एक छोटे से बच्चे को लेकर आता है। तो अजीत सचादेवा की हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शोभित के सामने अपनी हालत को बयां नहीं होने दिया। और फिर वहीं शोभित ने अपने पापा की गोद में एक छोटे से बच्चे को देखा तो पहले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि आखिर यह किसका बच्चा है। फिर उस बात को वो इग्नोर करते हुए अपने पापा के पास आकर बोलता है कि पापा आप दादाजी बन गए। तो शोभित की बात सुनकर अजीत के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने अपनी गोद में लिए हुए एक छोटे से बच्चे को शोभित की गोद में रखते हुए कहा कि शोभित, इस बच्चे की परवरिश हमें करनी है। आज से ये हमारा बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ साथ ये लड़का भी हमारे घर में ही बड़ा हो, हमारे दोनों बच्चे का पालन पोषण एक साथ में हो। तो शोभित ने कहा कि लेकिन पापा ये बेटा किसका है, किसका बच्चा है ये? तो अजीत जी ने कहा कि समझ लो कि ये किसी की अमानत है। तो शोभित ने अभी और भी कुछ बोलता उससे पहले ही अजीत जी ने कहा कि शोभित मुझे से कुछ भी मत पूछो, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ये समझ लो कि ये बच्चा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये अपने परिवार के साथ रहा तो मौत का खतरा हमेशा इसके ऊपर मंडराता रहेगा और इसीलिए आज के बाद ये हमारे साथ में ही रहेगा। उसे इतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना कि हमारे घर के बच्चों को मिलता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव हो। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा हमेशा हमारे खानदान में रहे। शोभित ने कहा कि लेकिन डैड बताइए तो ये है कौन, किसका बच्चा है? तो अजीत जी ने कहा कि वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा, फिलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। तुम्हें इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर पालना होगा। शोभित, इस पर कभी किसी चीज की खरोच तक नहीं आनी चाहिए। इस बच्चे को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इसके असली बाप नहीं हो। इतने में तो तुमसे मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ ना, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। तो शोभित ने भी हाँ भी अपनी गर्दन हिला दी। अजीत जी ने भी अब एक बार शिखा को देखा जो अभी भी आराम से सो रही थी। तो अजीत जी ने शिखा के सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, अपनी पत्नी का ध्यान रखो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ये। तो शोभित ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अजीत जी वहाँ से चले गए। तो अजीत जी अभी जैसे ही कमरे के गेट तक गए तो वह एकदम से रुक गए और बिना पलटे ही बोले कि शोभित, मेरी बातों को अच्छे से ध्यान रखना, मैंने जो कहा है वही होना चाहिए। इस बच्चे को कभी भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है। फिलहाल मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगा और फिर तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। इतना कहकर अजीत जी वहां से बाहर की तरफ चले गए और फिर शोभित उस बच्चे को निहारने लगा। वो बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा था। शोभित को तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक से उसके पापा एक बच्चे को लेकर आ गए थे और फिर उसे पालने की जिम्मेदारी भी उठा रहे थे। बोल रहे थे कि उसे कभी ये पता भी ना चले कि तभी शिखा को भी धीरे धीरे होश आने लगा। वो अपनी आंखें खोलती है तो शिखा ने जब शोभित के गोद में एक बच्चे को देखा तो वो समझ गई कि वो उसका ही बच्चा है। तो शोभित ने अब शिखा को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो शोभित ने झुककर अब शिखा के माथे को चूम लिया। तो शिखा ने भी अब उठने की कोशिश की लेकिन शोभित ने उसे मना कर दिया। उसे कहा कि नहीं, तुम मत उठो, देखो तुम्हारी सर्जरी हुई है और तो तुम अभी नहीं उठ सकती हो, तुम्हें ना अभी रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इतने में ही रूहान भी रोने लगता है। तो शिखा ने कहा कि प्लीज़ शोभित, मेरा बच्चा रो रहा है, आप ये कह रहे हो कि मुझे रेस्ट करना है, मुझे नहीं रेस्ट करना, मुझे मेरे बेटे को देखना है। आप किसी नर्स को बुलाइए और वो मुझे सपोर्ट देगी, बैठा देगी मुझे। तो शोभित ने अब एक नर्स को बुला लिया था और नर्स ने शिखा को तकिया एडजस्ट करके बैठा दिया था। शिखा ने भी अब अपने दोनों हाथ बढ़ाए और फिर शोभित ने रूहान को शिखा की गोद में दे दिया था। तो शिखा ने भी अब रूहान को निहारा और फिर अपने सीने से लगा लिया और उसने सबसे पहली फीड रूहान को कराया था। तो शिखा ने कहा कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा है शोभित, मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने इतने प्यारे बच्चे को जन्म दिया। तो शोभित ने कहा कि हमारा एक और बेटा है। तो शिखा ने हैरानी से शोभित को देखा तो शोभित ने अरमान के बारे में शिखा को बता दिया। तो उस दिन से अब शिखा को लगने लगा था कि उसके 2 बेटे हैं। शोभित ने उसे 2 जुड़वा बच्चों का बात बताई थी। तो शिखा ने अभी कभी भी रूहान और अरमान में फर्क नहीं किया था और कुछ सालों के बाद शिखा ने एक छोटी सी बेटी को भी जन्म दिया था। और फिर फाइनली शोभित और शिखा की फैमिली भी कंप्लीट हो गई थी। तीनों ही अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश थे। शिखा को आज तक ये नहीं पता था कि रूहान उसका बेटा नहीं है। तब से लेकर आज तक शिखा को बस ये पता है कि उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। तो शोभित को अब जो कुछ भी पता था उसने नील और रुद्र को सब चीज बता दिया था। रुद्र के दिल में अब जो फीलिंग्स रूहान को लेकर आई थी वो अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगी थी। अब तो रुद्र को पूरा यकीन हो गया था। उसे लगने लगा कि शायद कि रूहान अब उसका ही बेटा है, लेकिन अभी भी वो पूरे प्रूफ उनके पास नहीं थे कि रूहान उसका बेटा है। आखिर अजीत सचादेवा ही अब इस बात का खुलासा कर सकते थे कि रूहान किसका बेटा है। वो बात करने की हालत में भी नहीं थे, इसीलिए अभी कुछ भी क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अब रुद्र सोचने लगता है कि वो कैसे सच का पता लगाए। तो नील ने फिर से पूछा कि शोभित, तुमने फिर नहीं पूछा अजीत अंकल से कि वो किसका बच्चा है? तो शोभित ने कहा कि हाँ, पूछा था, कई बार पूछा था, लेकिन उन्होंने कभी भी सही सही जवाब नहीं दिया मुझे। बस हमेशा से यही कहते रहे कि ये बच्चा किसी की अमानत है और इस बच्चे को कभी कुछ नहीं होना चाहिए, वक्त आने पर बता दूंगा। तो रुद्र अभी शोभित से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन न जाने क्या सोचकर वो एकदम से रुक गया। लेकिन रुद्र के दिल में अब बहुत ज्यादा हलचल होने लगी थी। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे जिसे नील भी समझ रहा था। रुद्र की बेचैनी को अब नील से ज्यादा कोई नहीं समझता था। नील भी अब आगे आया और फिर पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों हो? यहाँ पर तुम ऐसे वक्त क्यों गुजार रहे हो, जबकि तुम्हारे पापा तो एक नामी लॉयर थे ना? तो शोभित ने कहा कि हाँ, मैं मर्डर केस में यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। और ये सुनते ही चारों भाई हैरानी से अब शोभित को देखने लगे थे कि आखिर शोभित ने किसका मर्डर कर दिया। तो शोभित ने अभी उन चारों को देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि समायरा समायरा को किसी ने जान से मार दिया और फिर उसका इल्जाम मुझ पर आ गया। तो शोभित की बात सुनकर अब चारों ही भाइयों के दिमाग में बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया था। और फिर शोभित भी उनके चेहरे को देखकर समझ गया था कि प्रताप ब्रदर से उससे क्या पूछना चाहते हैं। आखिर समायरा का मर्डर क्यों किया होगा शोभित ने, क्योंकि शोभित तो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसकी तो जिंदगी शिखा के साथ बहुत अच्छे से गुजर रही थी। तो चलिए देखते हैं फ्लैशबैक, समायरा का मर्डर किसने और कब किया था। तो इधर सचादेवा हाउस में शोभित की जिंदगी अब खुशी खुशी गुजर रही थी। शिखा के साथ वो बहुत ज्यादा खुश रहता था। वो अपनी शिखा के साथ इतना ज्यादा खुश था कि वो किसी और के बारे में सोचता तक नहीं था। वही उनके तीनों बच्चे भी बहुत खुश थे। शोभित का प्यार दिन पर दिन शिखा के लिए बढ़ता जा रहा था। और फिर अपनी बहू बेटे को देखकर अजीत जी को भी बहुत ज्यादा खुशी होती थी, जैसे उन्हें तो स्वर्ग ही दिख रहा हो। तो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि उनका इतना हंसता खेलता परिवार भी होगा। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतनी जल्दी सुधर जाएगा। अजीत जी को लग रहा था कि शोभित भी किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेगा जो नीलिमा की तरह पार्टी में ही बिजी रहेगी, कभी अपने बच्चों और परिवार को नहीं देखेगी। लेकिन शोभित ने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया था और फिर शिखा से शादी कर ली थी। और फिर शिखा ने भी अजीत जी के घर को स्वर्ग में बदल दिया था। बहुत सारी खुशियां अजीत सचादेवा के हाउस में थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। तो अजीत जी भी अब मन ही मन ये सोच रहे थे कि उनके इस परिवार को किसी की भी नजर न लग जाए, उनका ये परिवार हमेशा साथ में हंसता खेलता रहे। लेकिन तभी घर की मेन डोर बेल बजती है और फिर एक सर्वेंट ने जाकर गेट को खोला। 4-5 आदमी वहां पर खड़े हुए थे। तो अजीत जी ने अब उन आदमियों को देखा तो बस देखते ही पहचान लिया कि वो आदमी अभी पुलिस वाले थे जो सिविल ड्रेस में आ गए थे। अजीत जी भी उन आदमियों के देखकर थोड़ा सा हैरान हो गए। फिर उन आदमियों के पास जाकर बात करने लगे और फिर तभी उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा कि मिस्टर अजीत सचादेवा जी, आपके बेटे शोभित सचादेवा के नाम पर हमारे पास अरेस्ट वारंट निकला है। हमें उसे अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये सुनते ही अजीत जी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ अपने कानों पर। अजीत जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे बेटे के खिलाफ कौन अरेस्ट करेगा? क्या किया है मेरे बेटे ने? ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता मेरा बेटा कभी भी, क्यों करेगा भला? तो पुलिस वाले ने कहा कि वो तो आप अपने बेटे से ही पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया। तो अजीत जी भी अब खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। उन्होंने शिखा की ओर देखा और कहा कि शिखा, तुम जाओ, बच्चों को लेकर सीधा कमरे में जाओ और जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं तब तक नीचे मत आना। तो शिखा ने भी अब अजीत सिंह से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और फिर तीनों ही बच्चों को लेकर सीधा कमरे में चली गई। तो वहीं शोभित भी अब अजीत जी के पास में आकर खड़ा हो गया था और उन पुलिस वालों को देखने लगा था। उसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने पर कुछ मजबूर कर रहा था। तो अजीत जी ने अब शोभित की ओर देखकर कहा कि तुम किसी समायरा नाम की लड़की को जानते हो क्या? तो शोभित ना जाने अब कितनी लड़कियों को जानता था और फिर समायरा को तो वो स्पेशली ही जानता था। शोभित अच्छे से समायरा को जानता था
कि कहीं ना कहीं समायरा उसकी एक जमाने में फ्रेंड भी रहती थी, क्योंकि उसी ने तो समायरा को हायर किया था। शोभित ने ही कहा था कि हाँ, मैं समायरा को जानता हूँ। और ये सुनते ही अजीत जी को धक्का लग गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा समायरा को जानता है। तो अजीत जी अब हमेशा से ये चाहते थे कि उनका बेटा कुछ भी गलत ना कर दे, और फिर आज उनके बेटे ने कुछ गलत कर दिया था। तो अजीत जी ने कहा कि शोभित, सच सच बताओ, क्या तुमने समायरा का मर्डर किया है? क्या तुमने उसे मार दिया है? और जैसे ही अजीत सचादेवा ने ये बात कही तो शोभित तो एकदम से हैरान हो गया। ये सुनते ही शोभित की आंखें हैरानी से फैल गई थी, और शोभित ने एक ही झटके में कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं क्यों समायरा को मारूंगा? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है समायरा का। अजीत जी ने अभी फिर से शोभित की ओर देखा और फिर कहा कि शोभित, शोभित तुम झूठ बोल रहे हो क्या? तुम झूठ बोल रहे हो ना? अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। सच सच बताओ, क्या तुमने समायरा का मर्डर किया है? क्या तुमने उसे मार दिया है? मुझे अभी के अभी बता दो। तो शोभित ने कहा कि नहीं पापा, मैंने समायरा का मर्डर नहीं किया है। मैंने तो उसे बहुत दिनों से मिला भी नहीं हूँ। भला मैं क्यों समायरा का मर्डर करूंगा? तभी उन आदमियों में से एक आदमी आगे आता है और शोभित को देखते हुए बोलता है, लेकिन मिस्टर शोभित, मर्डर तो आपने ही किया है, हमें ये पता चला है। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। आपने ही समायरा का मर्डर किया है। आप आखिरी बार समायरा से कब मिले थे, हमें ये बताइए। तो शोभित ने कहा कि मैं उससे मिला ही नहीं हूँ। मैं बहुत दिनों से उससे नहीं मिला था। मुझे तो बस एक पार्टी में मिल गई थी वो, और फिर उसके बाद से मैं समायरा को मिला भी नहीं और ना ही मैंने उससे देखा है। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा, एक हफ्ते पहले ही समायरा का मर्डर हो गया है और हम पिछले एक हफ्ते से छानबीन कर रहे हैं और सारे सबूत आपकी तरफ इशारा करते हैं। ये पता चला है कि समायरा का मर्डर आपने ही किया है, इसीलिए अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। फिर उसने अजीत जी की ओर देखकर कहा कि मिस्टर सचादेवा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके बेटे को अब हमारे साथ पुलिस स्टेशन तो जाना ही होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं इसके खिलाफ। तो शोभित ने अब एक पैनिक होकर कहा कि देखिए, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है किसी का। आप मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा किसी के साथ। मैं बस एक हफ्ते पहले ही तो समायरा से टकराया था, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो पुलिस वालों ने भी अब कुछ फोटो शोभित को दिखाई, जिसमें वो समायरा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था और दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। तो पुलिस वाले ने कहा कि अच्छा, आपका और समायरा का अफेयर था ना? आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और ये बात आप झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। समायरा आपको ब्लैकमेल कर रही थी, इसीलिए आपने उसका मर्डर कर दिया। यही बात है ना शोभित सचादेवा? तो शोभित ने कहा कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने समायरा को नहीं मारा है। मैं क्यों मारूंगा? मैं पिछले 15 सालों से समायरा के टच में ही नहीं हूँ। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मैं समायरा का चैप्टर कब का क्लोज कर दिया हूँ। 15 सालों से उससे मैंने एक बार भी बात तक नहीं करी है। आप तो खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो पुलिस वाले ने भी अजीत जी की तरफ देखते हुए कहा कि देखिए शोभित, शोभित को पुलिस स्टेशन तो जाना ही होगा। अजीत सचादेवा जी, आप भी जानते हैं कुछ रूल्स होते हैं जिसके चलते इसे हमारे साथ चलना ही होगा। हम आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। इतना कहकर उसने शोभित की बाजुओं को पकड़ा और फिर देखते ही देखते अजीत सचादेवा के सामने से ही शोभित को लेकर चला गया। तो अजीत जी भी ये सुनकर वहीं पर खड़े रहते हैं। उन्हें तो जैसे एक बहुत बड़ा सा सदमा लग गया हो कि उनके बेटे को ऐसे पुलिस वाले उनके सामने से लेकर जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ फ्लैशबैक देखते हैं। तो शोभित ने कहा कि मैंने कई बार पुलिस को समझाने की कोशिश भी की थी कि मैंने समायरा को नहीं मारा है। मैंने तो समायरा को देखा भी नहीं है 15 सालों तक, लेकिन फिर भी मेरी किसी ने भी एक बात तक नहीं सुनी। कुछ दिनों तक मेरी बेल भी नहीं हुई थी। मुझे लगा कि शायद मेरी बेल हो नहीं रही है, लेकिन फिर पता चला कि पापा को तो पैरालाइज हो गया और किसी ने भी मेरी बेल कराने की कोशिश तक नहीं करी। मेरी सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। आप सबसे कांटेक्ट करना चाहता था मैं, लेकिन पुलिस वालों ने करने ही नहीं दिया। वो हमेशा मुझे रोक देते थे। शिखा से मिलना भी चाहता था, उसे सारी चीजें भी बताना चाहता था, लेकिन उससे मिल नहीं पाया। मेरा केस भी दिल्ली की कोर्ट में था, इसीलिए मुझे दिल्ली की जेल में ही रखा गया था। मैं वहां पर चाहकर भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन जिस दिन मुझे दिल्ली लेकर जा रहे थे उसी दिन मैंने रिक्वेस्ट की थी इंस्पेक्टर साहब से, और इंस्पेक्टर ने मेरी रिक्वेस्ट के चलते मुझे एक दिन के लिए सचादेवा हाउस जाने के लिए बोला था, और बस वही एक दिन के लिए मैं सचादेवा हाउस गया था। जब मैं अपनी शिखा से उस रात में मिला था, उसके बाद मैं शिखा से कभी भी नहीं मिला। और सारी बात सुनने के बाद नील ने बहुत ही ज़्यादा घबराहट और टेंशन के साथ कहा कि तू टेंशन मत ले, हम लॉयर को हायर कर
करेंगे, ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहेगा अब तू। तो रुद्र ने कहा कि चलो फिर चलते हैं हम सब यहाँ से। जैसे ही अब चारों जाने के लिए खड़े हुए तो शोभित ने नील का हाथ पकड़ लिया और फिर बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उसे देखते हुए बोला कि मत जाओ ना भाई, आज बहुत दिनों के बाद सुकून सा मिल रहा है, मुझे आप सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो नील ने अब शोभित के सिर पर अपना हाथ फेर कर कहा कि यार तू परेशान मत हो, तू टेंशन मत ले, अब तू यहाँ पर सुकून से हमेशा ही मिलेगा। ये सुकून तुझे हम जल्द ही देंगे, हम में से कोई ना कोई तुझे रोज मिलने के लिए आएगा यहाँ पर। अब बस जरा सा अपने ऊपर ध्यान दे। तू कैसे हड्डियों का ढांचा हो गया है, बिल्कुल पागल सा लग रहा है। तू पहले अपनी शक्ल को सुधार ले, अपनी शिखा के सामने ऐसे जाएगा ना तो वो भी नहीं पहचान पाएगी तुझे और भाग जाएगी। और फिर तभी शुभ ने भी हंसकर कमेंट मारते हुए कहा कि हाँ और क्या, ऐसे जाएगा तो शिखा भी डर जाएगी और डर के मारे भाग जाएगी, तेरे पास भी नहीं आएगी वो, इसीलिए पहले वाला शोभित बन जा तू जल्दी से। तो चारों ने अब शोभित से इजाजत ली और फिर जेलर को देखकर कहा कि सर आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे हम, बस आप हमारे भाई का अच्छे से ध्यान रखिएगा, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, इतनी रिक्वेस्ट तो हम आपसे कर ही सकते हैं। और इतना कहकर चारों ने अब जेलर के सामने हाथ जोड़े और फिर वहां से चले गए। तो चारों अभी सेंट्रल जेल से बाहर आ गए थे। चारों ही आकर अब अपनी गाड़ी में बैठ गए थे और थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी 5 स्टार होटल के बाहर आकर रुक जाती है। तो चारों ही अब अपनी गाड़ी से बाहर उतरते हैं और फिर सबने फिर से नील के कमरे को ही अपना अड्डा बना लिया था। कोई खड़ा था तो कोई बैठा था और नील जो अभी फिलहाल के लिए लेटा हुआ था, बेड पर आराम से लेटा था और सोच रहा था। तभी शुभ उसकी कमर पर अपनी स्प्रे मारते हुए बोलता है कि भाई कैसा लग रहा है। तो नील ने कहा कि यार आज तो पूरा दिन बैठकर मेरी कमर की बैंड बज गई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो शुभ ने अब नील की कमर पर स्प्रे मारकर उसकी शर्ट नीचे की और फिर बोला कि हाँ तो किसने कहा था इतना ज़्यादा बैठने के लिए, आप तो वहाँ जाकर बस जम गए थे, जैसे उठेंगे ही नहीं, थोड़ी देर खड़े रह लेते तो कुछ हो जाता क्या। तो शुभ ने अभी फिर से नील के हाथ में 2 टैबलेट दी और फिर पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा कि ये लीजिए आपकी बीपी की दवाई है, जल्दी से खा लो इसे। सुबह से 10 मैसेज आ चुके हैं भाभी की बच्ची के कि दवा दी या नहीं, अगर नहीं खाओगे ना तो आपको तो मारेंगी ही मारेंगी और साथ में मेरी भी बैंड बजा देंगे, इसीलिए चुपचाप से खा लो और बताना नहीं कि आपने आज खाई नहीं थी। वहीं फिर निहाल जो बियर की बोतल लेकर खड़ा हुआ था और रुद्र चेयर पर बैठा हुआ था। तो रुद्र भी अब एक गहरी सोच में डूबा हुआ था और फिर थोड़ी देर के बाद उसने निहाल को देखकर कहा कि निहाल वृंदा को हायर करें क्या इस केस के लिए। और फिर ये सुनते ही निहाल के मुंह में जो बियर की बोतल की सिप थी वो सारी की सारी बाहर आ गई और फिर वो सारी की सारी रुद्र के ऊपर आकर ही गिरी थी। तो रुद्र ने अभी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा कि यार तू पागल हो गया है क्या, बिल्कुल पागल है क्या, मेरे ऊपर क्या ये क्या किया तूने। तो निहाल ने भी अपना मुंह साफ करते हुए कहा कि अबे अबे पागल मैं नहीं हूँ, समझा तू हो गया है पागल, तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है ना तूने अभी अभी वृंदा का नाम लिया है, वृंदा का, तुझे क्या लगता है कि हम वृंदा को हायर करेंगे और वो शोभित का केस लड़ने के लिए उछल कर तैयार हो जाएगी, हमारे साथ आकर हमारी हेल्प करेगी, तू पागल तो नहीं हो गया है या फिर तू सपने में तो नहीं है। तो रुद्र ने भी एक नज़र निहाल को गुस्से से देखा और फिर अपने कपड़े झाड़ता हुआ सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया और करीब 10 मिनट के बाद रुद्र फ्रेश होकर बाहर आया और फिर निहाल को देखकर गुस्से से बोलता है कि लेकिन हम किसी बाहर वाले पर यकीन भी तो नहीं कर सकते हैं, हमें किसी अपने से ही मदद लेनी होगी। शोभित का केस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है, तुम खुद ही सोचो, अजीत सचादेवा न जाने कितने ही लॉयर उनके नीचे काम किया होगा, लेकिन अब अजीत सचादेवा को किसी अच्छे लॉयर की ज़रूरत थी, तब कोई भी सामने नहीं आया था, किसी ने भी अजीत सचादेवा की हेल्प नहीं करी थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई हमारी हेल्प कर देगा? हम किसी पर भी अब यकीन नहीं कर सकते हैं सिवाय वृंदा के, क्योंकि वृंदा जो भी है वो हमारा केस अच्छे से लड़ेगी, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ वो चारों हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन उन्हें मनाना तो अब पड़ेगा ही। इतना कहकर रुद्र ने अब नील की तरफ देखा तो नील अभी तब तक बेड पर आकर बैठ चुका था। तो नील ने कहा कि भाई मैं नहीं मना पाऊंगा उसे, क्योंकि तू तो जानता ही सबसे ज़्यादा खफा तो वो मुझसे ही है। तो रुद्र ने कहा कि लेकिन मनाना तो तुझे पड़ेगा ही ना, इसके अलावा हमारे पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, समझा कर प्लीज़। तो रुद्र ने अभी शुभ की तरफ देखकर कहा कि तुम और निहाल दोनों ही राजस्थान वापस जाओगे और वृंदा को लेकर यहाँ पर आओगे, कुछ भी करो कैसे भी करो, मगर
वृंदा को यहाँ पर लेकर आओ, किडनैप करो या उसे डराओ या धमकाओ, इमोशनली ब्लैकमेल करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम दोनों को ये काम करना ही पड़ेगा। प्लीज़ वृंदा को लेकर यहाँ पर आओ। हमें वृंदा के अलावा किसी भी लॉयर पर यकीन नहीं है, एक वही है जो शोभित को बचा सकती है। तो शुभ ने भी अब अपने हाथ जोड़कर रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि और आप और भैया क्या करेंगे यहाँ पर? रुद्र ने कहा कि मैं और नील यहीं पर रहेंगे। तो शुभ ने कहा कि अच्छा, एक काम करते हैं भैया, काम बदल लेते हैं, आप और भैया राजस्थान चले जाओ। वृंदा को लेने के लिए मैं और निहाल जीजू यहाँ पर रहकर शोभित से मिलते रहेंगे, उसका अच्छे से ध्यान भी रखेंगे, ये काम बिल्कुल ठीक रहेगा। और फिर ये सुनते ही निहाल को भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी और फिर उसने भी शुभ की हाँ में हाँ मिलाकर कहा कि हाँ हाँ शुभ, मैं ना तेरी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं और तू यहाँ पर रहते हैं, इन दोनों को जाने देते हैं। तो निहाल ने अभी फिर से बियर की एक सिप लेकर रुद्र की तरफ देखकर कहा कि अच्छा, आसान काम तो इन्होंने ले लिया और फिर टफ काम मुझे और शुभ को दे दिया, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? मैं एक अकेला ही जीजू हूँ तेरा, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ वृंदा के पास, तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो देखते ही मेरी बैंड बजाने लगेगी। तो शुभ ने भी कहा कि हाँ हाँ भैया बिल्कुल, मैं नहीं जाऊँगा वृंदा भाभी के पास, जय और वीरू के पास, उनका क्या भरोसा, मुझे ही किडनैप करके रख लेंगे अपने पास, वो तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे वहाँ पर। वैसे भी अब वो लोग कमज़ोर नहीं है हमसे, जानते हैं ना, उन्होंने खुद का एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी खोल रखा है, राजस्थान का सबसे फेमस रेस्टोरेंट उन्हीं का ही है भैया। तो रुद्र ने भी कहा कि समझने की कोशिश करो, तुम दोनों के दोनों समझ क्यों नहीं रहे? मुझे और नील को तो वो देखना भी नहीं पसंद करते हैं, तुम दोनों जाओगे तो शायद तुम्हारे एक बार बात करने के लिए तैयार हो जाए, प्लीज़, शायद तुम दोनों के साथ प्यार के साथ पेश आएंगे। अगर तुम दोनों से नहीं होता है तो जाकर बंदरों की टुकड़ी से कहो, वो बंदरों की टुकड़ी वृंदा को ज़रूर मना लेंगे, लेकिन वृंदा को लेकर यहाँ पर आओ, कुछ भी करके 2 दिन के अंदर लेकर आ जाना तुम दोनों के दोनों। तो तीनों ही भाइयों के बीच अब बहस हो रही थी। तो वहीं नील तो अब बेड पर आकर टेक लगाकर आराम से बैठा हुआ था, वो एक बार शुभ और निहाल को देखता जो एक तरफ थे और फिर एक बार रुद्र को देखता जो सीधा साधा सिंपल सा एक तरफ खड़ा हुआ था। तो फाइनली अब रुद्र ने नील की तरफ देखकर कहा कि यार नील प्लीज समझाना इन्हें, तू ही समझा सकता है, ये दोनों तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो नील ने अब शुभ की तरफ देखा और फिर हाथ जोड़कर कहा कि यार भाई प्लीज चला जाना, तेरे अलावा और कोई भी ये काम नहीं कर सकता है, प्लीज हमारी बातों को समझने की कोशिश कर। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या शुभ और निहाल वृंदा को मनाने में होंगे कामयाब या फिर बंदरों की टुकड़ी करेगी उनकी मदद? ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। क्या शोभित कभी भी इस जेल से बाहर आ पाएगा या फिर नहीं? ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, अगले भाग में जरूर देखिएगा।